नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जल्द जंप स्टूडेंट इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं संचार के बारे में। संचार की परिभाषा क्या होती है, संचार किसे कहते हैं। संचार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी संचार को परिभाषित करने का सवाल मन में उठता है तो संवाद, संपर्क, साझेदारी जैसे शब्द मन में कौंधते हैं। डेनिस मैकवेल के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जो दोनों पक्षों में समान बिंदुओं की वृद्धि करता है, लेकिन यह प्रक्रिया तभी संभव है जब दोनों पक्षों में पहले से कुछ समान तत्व मौजूद हों। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य भाषा लोगों में समान तत्व की वृद्धि करती है, लेकिन अकेले भाषा के आधार पर संचार संभव नहीं हो सकता। दूसरे अनेक पहलू इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। मिसाल के तौर पर साझा संस्कृति, साझा रुचि आदि, ये सभी समान तत्वों की वृद्धि करते हैं, पर सबसे अधिक भूमिका जो पहलू निभाता है वह है सामुदायिकता की भावना। संस्कृत का शब्द साधारणीकरण इस समान तत्व के सर्वाधिक निकट है, जो अंग्रेजी शब्द कॉमन का समानार्थी है और कम्युनिकेशन का मूल है। साधारणीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जो सहृदयों में उत्पन्न की जा सकती है, यानी वे लोग जिनमें संदेश को ग्रहण करने की क्षमता हो। यह सहृदयता संस्कृति से प्राप्त होती है। यह जोर संप्रेषक पर नहीं बल्कि संदेश की ग्राही पर होता है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष सहृदय शब्द है। वस्तुतः इसका अर्थ है समान हृदय। संचार का यह अति प्राचीन भारतीय सिद्धांत रस सिद्धांत पर आधारित है, जिसके बारे में आगे के अध्याय में चर्चा की जाएगी। इस तरह संचार समान वातावरण की अपेक्षा करता है जिससे प्रतीकों की साझेदारी संभव हो सके। इसके साथ ही संचार प्रक्रिया में भागीदार लोगों का सामाजिक संबंध में होना जरूरी होता है। इससे सामाजिक संपर्क का आरंभ होता है और धीरे धीरे सामुदायिकता की भावना का विकास होता है। चूँकि सामुदायिकता की यह भावना पशु पक्षियों में भी होती है, हम संचार के बजाय मानव संचार शब्द का इस्तेमाल भी करेंगे। हालांकि तमाम संचार शास्त्री ऐसी ज़रूरत नहीं समझते। डेनिस मैकवेल के मुताबिक मानव संचार एक रेखीय प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को अर्थपूर्ण संदेश भेजता है, जो लिखित, दृश्य, श्रव्य कुछ भी हो सकते हैं। मैकवेल कानून प्रथाओं, वेशभूषा, हाव भाव, इमारतों, बागानों, सैन्य परेड और ध्वजों को भी संचार के अंतर्गत रखती हैं। मौजूदा दौर में मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर, मल्टीप्लेक्स, मेलों और प्रदर्शनी को भी संचार का एक रूप माना जा सकता है, क्योंकि वे लोगों को साथ लाते हैं जिससे कि वे अपने अनुभव साझा कर सकें। एस्ले मोंटाग्यू और फ्लाइट मार्टसन एक कदम आगे जाते हैं। उनके मुताबिक मानव संचार प्रतीकों का संघर्ष है। इसमें संकेतों के अंबार है, लेकिन यह माध्यम और संदेश से ज़्यादा है। सूचना और प्रभावित करने से कहीं ज़्यादा इसका महत्व है। यह कहीं गहरी आवश्यकता से जुड़ा है और कहीं ऊंचा मकसद इससे जुड़ा है। संचार चाहे स्पष्ट हो या उलझा हुआ, शोर के रूप में हो या शांति के गैर इरादतन हो या अनजाने, यह हमारे समाज का आधार है। संक्षेप में यह इंसान को इंसान से जोड़ने वाली कड़ी है। संचार में W.S. गार्डन एक और तर्क पेश करते हैं। वह जोर देते हैं कि किसी संस्कृति के अंदर संचार भाषा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जन्म के तुरंत बाद बॉडी सिंथेसाइजर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और बाद में संस्कृति इन्हें प्रभावित करती है। संचार इस तरह अलग अलग इकाइयों द्वारा अलग थलग, आगे पीछे संदेश संप्रेषित करने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके बजाय साझेदारी पर आधारित एक प्रक्रिया है जो एक साझा संरचना के अंतर्गत लयबद्धता के साथ संचालित होती है और इसमें संस्कृति के सभी सदस्य साझेदारी करते हैं। हालांकि थॉम्पसन जैसे समाजशास्त्रियों का मानना है कि संचार एक खास स्वरूप की क्रिया है जो एक खास सामाजिक संदर्भ में घटित होती है। इसका संबंध आर्थिक, राजनीतिक और समाज में अन्य प्रतीकात्मक शक्तियों से है। इस नज़रिए से जन माध्यमों और नवीन डिजिटल मीडिया का प्रयोग समाज में नए प्रकार की गतिविधियों, संपर्कों, नए प्रकार के सामाजिक संबंधों और अनूठे रिश्ते को जन्म देता है। देखा जाए तो संचार माध्यम समाज की इकाइयों में मौलिक बदलाव कर रहे हैं। नई प्रकार की गतिविधियों का सृजन हो रहा है और शक्ति का उपभोग करने के नए तौर तरीके सृजित हो रहे हैं।